नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सार्थक अभ्यास में। मैं हूँ दीपक शर्मा और हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर और यह है आपका पार्ट 3। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। देखो, हम सीधा मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और इसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सही बात है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, ये भी ठीक बात है। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका 21 है ये बहुत ही व्यापक है। ठीक है, इसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह आर्टिकल आपका 23 के तहत आता है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। ये भी सही बात है, ये आर्टिकल 24 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य जाति के अवैध व्यापार पर निषेध। ठीक है, शोषण के अधिकार के खिलाफ किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक और शिक्षा का अधिकार। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? देखिए, आपका शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो आर्टिकल 23-24 के अंदर आता है। मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध इसके अंदर आता है। किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध भी इसमें आता है, आर्टिकल 23। बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये भी इसके अंदर आता है। बाल मजदूरी पर रोक, ये भी इसमें आता है। ठीक है, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21A में है। ये नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केवल 1 2 3 4। ठीक है, 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तो उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? ठीक है, चलो, निजता का अधिकार क्या ये होगा? समानता का अधिकार क्या ये होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या ये होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, ये ना निजता का अधिकार होता है कि आप उसके घर की तलाशी ले रहे हो, ठीक है, संशय के आधार पर, और उसका फोन टैप कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। ओके, अनुच्छेद 19 1B, शिक्षा का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार और कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आएगा? देखो, शिक्षा का अधिकार आपको पता ही होगा, 21A के अंदर आता है, तो बी का 3 आंसर तो होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी का 3 का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अभियुक्तों और सजा पर पाए गए लोगों के अधिकार, यह आर्टिकल 22 के अंदर आता है। ठीक है, तो ए का 22 दोनों में ही है। उसके बाद उसके बाद जो है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार और कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, जो ये शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है ये आपका आर्टिकल 19 1B में आता है, और कोई भी पेशा चुनने का जो अधिकार है वो जी में आता है। ठीक है, 19 1G के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं है?
ठीक है। कानून के समक्ष समता, ठीक है, समता का अधिकार जो है उसमें कानून के समक्ष समता तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये भी आना चाहिए। रोजगार के अवसर में समानता, ये भी आना चाहिए। छुआछूत का अंत और उपाधि का अंत, ये सभी आएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओके, ये जो आपका समता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में होता है। ठीक है, कानून के समक्ष समता जो है आपका आर्टिकल 14 है। ठीक है, और ये जो भेदभाव का निषेध जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, पर भेदभाव का निषेध है, ये आर्टिकल 15 होता है। रोजगार के अवसरों में समानता जो है ये आर्टिकल 16 है। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 है और उपाधियों का अंत जो है 18 है। ठीक है, सभी 14 से 18 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर ही बल नहीं देता, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्प के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। देखो, बिल्कुल नहीं। क्या होता है ना, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या कहता है कि ना वो ना बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करते किसी भी धर्म के मामले पे, बिल्कुल भी दखल नहीं देते। लेकिन भारत में क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। ठीक है, वहाँ पर राज्य, पश्चिम में क्या होता है, राज्य का बिल्कुल लेना देना नहीं होता, धर्म में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जो भारत में जो होता है वो सभी का सम्मान करते हैं, तो इसलिए नकल तो नहीं होगा। असत्य पूछा है तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, अंतः धार्मिक मतलब क्या होता है कि अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी हो सकते हैं उसमें। और अंतर धार्मिक क्या होता है कि एक धर्म के अंदर ही, ठीक है, सभी पर ध्यान केंद्रित किया है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्ति की धार्मिक आजादी से ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आर्टिकल 29, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 15 है। समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है, ये भी सही बात है। छुआछूत का निषेध आर्टिकल 17 और उपाधियों का अंत जो है 18, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि जो है ये आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 20 में है। अनुच्छेद 20 में दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं देंगे। ठीक है, और कोई भी कानून जो है किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जा सका, इसका मैं बताता हूँ अभी। और तीसरा स्टेटमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, ये भी ठीक है। देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ना, जैसे मान लो कानून बना 1 जनवरी से, ठीक है, और 1 जनवरी मान लो 2026 को कानून बना, इम्प्लीमेंट हुआ, और मैंने कोई क्राइम कर लिया मान लो 25 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो ये जो कानून लागू हुआ है ना, उस तिथि के से पहले जितने भी क्राइम मैंने किए हैं उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद से जो होगा वो बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन होता है कर के मामले में।
ठीक है। टैक्स के मामले में ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो इसमें क्या होता है कि आपको तारीख कानून लागू होने से पहले भी अगर आपने टैक्स की चोरी की है तो आप उसमें भी आ जाओगे, ठीक है। लेकिन किसी भी कारण ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आपका 1 और 3 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार है, ठीक है। निवारक निरोध कानून जो है ये जो असामाजिक तत्वों और राष्ट्रीय विरोधी यानी देश के खिलाफ जो होते हैं ना उनके खिलाफ ही बिल्कुल लेके आए हैं, ठीक है। आपको मैं पहले बता देता हूँ निवारक निरोध कानून जो है ना ये आर्टिकल 22 के अंदर आता है। इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। देखो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 22 के अंदर ना निवारक निरोध कानून है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना ये बेसिकली देश विरोधी जो लोग होते हैं, ठीक है, देश के लिए जो खतरा हो सकते हैं उनको इसके अंदर डाला जाता है। और इसे ना सिर्फ इसने कोई क्राइम किया भी नहीं होगा लेकिन ये करने वाला है, इसी आशंका के आधार पर इसे उठा के बंद किया जा सकता है ताकि जो ये ना अ, कोई कुछ भी हमारे सोसाइटी में, ठीक है, कर ना पाए। तो उसे कुछ समय के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे कि होता है ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है, लेकिन इस कानून के अंदर ये लागू नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसे ना 3 महीने तक, ठीक है, बंदी बना के रख सकते हैं मैक्स। 3 महीने तक वो दिखेगा भी नहीं कहाँ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ना ही उसके लिए वो कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद क्या होता है ना कि एक समीक्षा बोर्ड सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है, उसमें इसे प्रस्तुत किया जाता है। वहां पे वो अपने पॉइंट्स रख सकता है। उससे पहले सरकार चाहे तो उसे 3 महीने के लिए गायब कर देगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए इस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको असत्य पूछा है, ठीक है, ये देख लेना बहुत जरूरी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पूर्णतः मतलब बिल्कुल फ्री नहीं है। उसमें ना कुछ आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे लोक व्यवस्था, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर भी लगा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना सीमित है। सामाजिक बुराई जो है, ठीक है, उनको दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए, जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा है, ठीक है, और मैरिज जो शादी की जो उम्र है ना वो भी इसमें 18-21, ठीक है, सरकार ने किया है। ऐसे कानून बना सकती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। और उसमें असत्य पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग था और इसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इनकी सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था। इनकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया था, ठीक। तो पहली बात, ठीक है, दूस, दूसरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, ये बनाया था 1979 में, ठीक है। और इसमें असत्य पूछा है, ये वाली बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इनकी सिफारिशों को, ठीक है, इससे पहले मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट वाला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो 1953 में बना था, ठीक है। किसके किसकी काले कालेलकर, ठीक है, जी की अध्यक्षता में बना था फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम, ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था 1953 में बना था कालेकर जी की अध्यक्षता में। और जो दूसरा पिछड़ा वर्ग है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था 1990 में। तो दूसरा 1789 में, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इनकी सिफारिश द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था, बिल्कुल सही बात है, 27% आरक्षण की बात हुई थी ओबीसी वालों को, ठीक है। और इनकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया था, ये भी सही बात है, ठीक है। और जो चौथा स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों को लागू करने की सभी वर्ग तो स्वागत कर ही नहीं सकते आरक्षण का, ठीक है। आपको पता होगा, जैसे कि मान लो जिनके पास आरक्षण है, SC ST वाले, ठीक है, और जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले कहेंगे कि भाई साहब और आरक्षण क्यों दे रहे हो, और ये कहेंगे कि हमें दे रखा है तो बाकी को क्यों ला रहे हो। तो सीधी सी बात है, सभी लोग इनका स्वागत तो नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 1 2 3 इसका सही है। और इसमें पूछा है असत्य है, तो केवल 4 इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है, ठीक है। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ठीक है। विधि के शासन के जो प्रमुख लक्षण है ये बताना है। शक्तियों का परिसीमन, क्या ये होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये भी होगा। विधि के समक्ष समता भी होता है इसमें। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ठीक है। देखो, सरकार जो होती है ना, ये उत्तरदायी होती है जनता की, ना कि जनता उत्तरदायी होगी इसकी, ठीक है। ये नहीं होता, ये होता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार, ये भी इसके अंदर आएगा। तो इसका सही पूछा है, 1 2 4 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में से मौलिक और आत्यंतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली हुई है। आत्यंतिक अधिकार, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निर्गत है। खड़क सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है। देखो, खड़क सिंह मामले में इसे मौलिक अधिकार नहीं माना था, ठीक है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया था और मौलिक अधिकार बना दिया था। तो इस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत में इसे मौलिक और आत्यंतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली हुई है, ठीक है। मौलिक अधिकार तो सही बात है, लेकिन आत्यंतिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण अधिकार नहीं होता, इसमें सरकार जो है कुछ पाबंदियां लगा सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सही, तो केवल 2 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्र संबंधी अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। यह अधिकार भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है। फिर से बताता हूँ, 15 16 19 29 30, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए होता है, विदेशियों के लिए नहीं। तो अनुच्छेद 19 चॉइस के अंदर आता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो होता है, ठीक है, ये केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध होता है। क्या ये बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भारत के नागरिकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। देखो, 18 जो आपका अनुच्छेद है वो उपाधियों का अंत है, ठीक है। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। अगर वो लाभ के पद पे है सरकारी, ठीक है, तो चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, ठीक है,
उसको राष्ट्रपति की सहमति लेना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। यह राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को भी उपाधि प्रदान किए जाने पर रोक लगाता है, ये भी गलत है। वंशानुगत पद जो थे, दीवान, महाराजाधिराज, ऐसे जो पद थे उनके ही खिलाफ तो ये अनुच्छेद 18 बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत ना शैक्षिक उपाधि, ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है, ये इसको नहीं मानते। और भारत रत्न जैसे जो अवार्ड है ये भी उपाधि नहीं मानते। ठीक है, तो ये दोनों वैलिड है। और ये जो वंशानुगत पद जो होते हैं इनके खिलाफ ही बनाया गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे नहीं रखा, ऑप्शन डी। ठीक है, ना 1 और ना 2। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 नागरिकों को हड़ताल का अधिकार प्रदान करता है लेकिन प्रदर्शन या विरोध का अधिकार नहीं देता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि हड़ताल का अधिकार नहीं देते लेकिन हम प्रदर्शन या विरोध तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक को न केवल अपने स्वयं के विचार को व्यक्त करने के लिए बल्कि दूसरों के विचारों को भी व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। सही बात है। यह एक राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ जो है अधिकार जो है इसके अंदर ही आता है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इसमें नहीं पूछा है तो इस हिसाब से केवल एक आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए, यानी व्यक्ति को कहीं पे भी अगर कैद कर रखा है उसको प्रस्तुत किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ठीक है, इस रिट के अंदर। तो इसमें आपराधिक आरोप में अगर न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर न्यायालय द्वारा हिरासत लिया गया है तो इस रिट के अंदर ये नहीं आता। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, ये भी सही बात है। तो इसमें क्या होगा, कौन कौन से कथन नहीं आते? दोनों ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए, ना तो 1 और ना ही 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशक्त विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 12 के तहत गैर संवैधानिक प्राधिकरण को भी राज्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, जो गैर संवैधानिक प्राधिकरण है वो भी राज्य के ऊपर माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। सशक्त विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये आप बताइए। देखिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका लगता है उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्टिकल 19 की बात किया जाए, ये केवल तभी निलंबित किया जाएगा जब आपातकाल की जो घोषणा है वो युद्ध के आधार पर हो या फिर बाहरी आक्रमण हमारे देश पे हो जाए। ठीक है, तभी ये वाला अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता है। जैसे आंतरिक मामले में, आंतरिक मामला कौन सा होता है? आंतरिक मामला जो होता है, जैसे कि मान लो सशक्त विद्रोह हो गया, उसके आधार पर इस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अपने नागरिक को संपत्ति हासिल करने या अधिकृत करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। ये देखो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 के अंदर आर्टिकल 19 आता है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को संपत्ति हासिल अधिकृत करने की शक्ति नहीं देता। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार तो पहले तो मौलिक अधिकार के अंदर था। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर था, लेकिन इसे हटा दिया गया था और हटा के 300A के अंदर डाला गया था। भले ये मौलिक अधिकार है लेकिन संवैधानिक अधिकार अभी भी है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संबंध में क्या सही है? यह युक्तियुक्त निर्बंध पर आधारित है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है जो अभिव्यक्ति पद से उत्पन्न होती है। व्यावसायिक प्रचार की स्वतंत्रता तथा चुप रहने की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है। देश की सुरक्षा, मित्र देशों से संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिक न्यायालय अवमानना, बदनामी, हिंसा, भड़काना, राजद्रोह में वर्णित युक्त निर्बंध है। यह नागरिकों तक ही सीमित है अतः निगम कंपनी पर लागू नहीं होता, परंतु निगम के अंशधारक इसे अपनी निजी क्षमता में उपयोग करते हैं। इस प्रकार एक कंपनी या विदेशी यदि प्रेस चलाता है तो यह अधिकार प्राप्त नहीं होता, यद्यपि भारतीय अंशधारक व्यक्तिगत रूप से इस अधिकार के पात्र हैं। तो इसका क्या होगा? देखो आर्टिकल जो 19 है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें निर्बंध तब लगता है जब संप्रभुता की बात हो और अखंडता की बात हो, भारत की अखंडता। तो ये सिर्फ 2 ही कारण है जब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो इतने सारे ऑप्शन थे, 4th वाला तो गलत होता है। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन गलत होता है। ये युक्त निर्बंध पर आधारित है, सही बात है। ठीक है, ये निर्बंध है 2। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल होती है। ठीक है, और व्यावसायिक प्रचार की स्वतंत्रता और चुप रहने की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा तक सीमा नहीं है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो यह नागरिकों तक ही सीमित है अतः निगम कंपनी पर लागू नहीं होता, परंतु अंशधारक इसे निजी क्षमता में उपयोग करते हैं। और यदि विदेशी प्रेस चलाता है तो उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है केवल नागरिकों को अधिकार होता है। ठीक है, यद्यपि भारतीय अंशधारक अगर है तो उसको ये मिल जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 5।